विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का एक बार फिर से इतिहास की इस कक्षा में अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा आप लोगों के लिए अर्थात बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए मेरी ये कक्षा है और इसके अंतर्गत आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन बिंदुओं के बारे में जिनके कारण ऐतिहासिक गतिविधियों का निर्माण होता है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस प्रक्रिया के बारे में जो मूलतः आर्थिक इतिहास की अवधारणा का एक हिस्सा है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको कल अपनी कक्षा में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन एट द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया अर्थात हिंदुस्तान में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय में हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, इस बिंदु के भाग प्रथम पार्ट 1 पे मैंने आपसे चर्चा की थी और जिसके तहत मैंने आपसे पॉलिटिकल कंडीशन हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति की बात की थी। आज की कक्षा में विद्यार्थियों मैं आपसे बात करने वाला हूँ आर्थिक स्थिति के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूँ, मैं आपको अच्छी तरीके से ये बात समझाना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि देश में राजनीतिक स्थिरता है, राजनीतिक दृष्टि से स्थायित्व है, तो इसमें कतई संदेह नहीं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत होगी। मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से शक्तिशाली मुगल सम्राटों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत थी। अर्थव्यवस्था की मजबूती में संदेह मुगलों के पतन के औरंगजेब के अंतिम दौर में भी नहीं था, लेकिन कुछ बुनियादी परिवर्तन आ रहे थे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिसको हम अपग्रेडेशन की प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं। इस दौर की अर्थव्यवस्था की खासियत भी वही रही जो पहले से थी, अर्थात पूंजी संचय की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से विद्यमान थी। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी बात यह थी कि तकनीक के साथ उद्योगों का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा था। हिंदुस्तानी ढल व लोहे की तकनीक से अपरिचित थे, कोयले के बड़े पैमाने पर प्रयोग की प्रौद्योगिकी से भी अपरिचित थे। इसीलिए खुद शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1666 के अंदर यूरोपियन कंपनी से गन फाउंडर्स और इंजीनियर्स की डिमांड की थी। तो हिंदुस्तान में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय की आर्थिक स्थिति को हम कई बिंदुओं में समझकर जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम हिंदुस्तान के व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो हम कुल मिलाकर इस दौर में 3 कालखंड देखते हैं। पहला कालखंड था 16वीं सदी का। विद्यार्थियों, 16वीं सदी का कालखंड वो कालखंड था जिसके दौरान पोर्तुगीज व्यापारिक कंपनी, जो कि हिंदुस्तान में पुर्तगाली सबसे पहले आए, वो अपने प्रयत्नों से अपनी जल सैनिक ताकत के बूते पर हिंदुस्तान से व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी स्टेज थी 16वीं सदी। 16वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान में विविध व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ जिसमें डच थे, पोर्तुगीज ऑलरेडी मौजूद थे और इसके अलावा आपके फ्रांसीसी भी आए। तो ये सभी आपस में संघर्ष करने लगे और इनका संघर्ष का उद्देश्य था व्यापार कर एकाधिपत्य हासिल किया जाए। इस दौरान इन्होंने मुगल सम्राटों, सूबेदारों और स्थानीय शक्तिशाली लोगों को अपने पक्ष में करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक सुविधाएं और सहूलियतें हासिल करने की कोशिश की। विद्यार्थियों, तीसरा दौर था 18वीं सदी का। 18वीं सदी में एकाधिकार प्राप्त व्यापारिक कंपनी अब तक लगभग ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी 18वीं सदी में और विशेष रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनकी व्यापारिक गतिविधियों का काफ़ी विस्तार दिख रहा था और कंपनी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिश में थी।
तो 18वीं सदी में इन एकाधिकार प्राप्त कंपनीज ने व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। इसके पीछे भी उनका मूल उद्देश्य आर्थिक था, ताकि वे यहाँ से कच्चे माल को आसानी से प्राप्त कर सके और इंग्लैंड की मिलों में उस कच्चे माल के बूते पर पक्का माल तैयार करके हिंदुस्तान के अपने बाज़ारों में और अपने तमाम औपनिवेशिक केंद्रों पर उस माल को खपा सके। तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए हमें हिंदुस्तान के कालखंड को लगभग 3 सदी में बांटकर देखना पड़ेगा। पहला दौर मैंने बताया कि पोर्तुगीज कंपनी का था 16वीं सदी में, और इस दौरान पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने, उसके बाद वास्को डी गामा ने यहाँ के जमोरिन से व्यापारिक संपर्क कायम किए, कालीकट के तट पर उतरा और यहाँ की बहुत सारी वस्तुओं को इन्होंने यूरोप में बेचने की कोशिश बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया और धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यापारिक सेंटर यहाँ पर कायम किए, गोवा में, दमन में, दीव में, कोचीन में। और 1510 में पोर्तुगीज ने बीजापुर दरबार से गोवा पर अपना अधिकार कायम करवा लिया लेकर। तो ये पहला दौर था। इस दौर के अंतर्गत पुर्तगाली कंपनियां डी अल्मीडा, एल्बुकर्क जैसे अपने गवर्नर्स के प्रयत्नों के कारण कोरोमंडल समुद्री तटीय एरिया में अपने प्रभाव को कायम करती जा रही थी। दूसरा दौर था 16वीं सदी का। 16वीं सदी में हम विविध प्रकार की व्यापारिक कंपनियां देख रहे हैं, फ्रांसीसी कंपनियां, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी है। हालांकि डच कंपनी की रुचि हिंदुस्तान में कम थी, क्योंकि डचों का मुख्य इंटरेस्ट गर्म मसाले के व्यापार की तरफ था, जो कि इंडो चाइना में, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया उस एरिया में होता था। उनका इंटरेस्ट वहाँ की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान में सूरत है, केम्बे है, भड़ोच है, आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी अपनी कोठियाँ कायम करने की कोशिश की। इस दौर में ब्रिटिश कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक सहूलियतें हासिल करने का प्रयत्न किया और अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को दबाने की कोशिश की। विद्यार्थियों में आपको याद दिला दूँ कि प्रतिद्वंदी कंपनियों को दबाने की कोशिश में उनका सबसे बड़ा शक्तिशाली दुश्मन फ्रांस था और इसके बाद डच थे। तो बेदरा की लड़ाई में 1760 में बैटल ऑफ द बेदरा की लड़ाई में डच शक्ति का पूरी तरीके से अंग्रेजों ने उन्मूलन कर दिया और सिराजुद्दौला के नवाब बनने के कुछ समय बाद ही अलीनगर की संधि के जस्ट बाद अंग्रेजों ने चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार करके फ्रांसीसी के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 17वीं सदी के अंदर इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक सहूलियतें हासिल करने की कोशिश की। 18वीं सदी एक नया दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने अगर हम गंभीरता के साथ बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग 1700 के बाद इनकी गतिविधियां चालू हो चुकी थी और 1600 से 1700 तक में ये लोग व्यापारिक फरमान लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि 1651 में शाह सूजा ने कंपनी को एक निश्चित राशि के बदले में बंगाल में मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी। 1651 के अंदर शाहजहाँ के बेटे शाह सूजा ने इसी प्रकार से लगभग 1680 के बाद औरंगजेब ने भी इनको व्यापार की 88 में लगभग जजिया कर लेकर इनको व्यापार की और सुविधा दी और 1698 से लेके 1700 के बीच में इन्होंने जमींदार सूबा सिंह से 1200 रुपये में गोविंदपुर, सुल्तानटी और कोलकाता के इलाके खरीदकर सेंट फोर्ट विलियम कायम किया। तो इस प्रकार से इस दौर के अंदर 17वीं सदी के अंदर ये लोग अपने व्यापार की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और विरोधी कंपनियों के उन्मूलन की कोशिश कर रहे थे। विरोधी कंपनियों के उन्मूलन की ये कोशिश 18वीं सदी में भी जारी रही। मैंने बताया कि बैटल ऑफ द बेदरा जो 18th सेंचुरी में लड़ा गया 1760 में, तो इसके द्वारा डचों की व्यापारिक शक्ति को खत्म किया गया और इससे पहले चंद्रनगर की बस्ती पर अधिकार करके फ्रांसीसी पावर को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया गया। तो 17वीं शताब्दी में इनकी कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक सुविधाएँ हासिल करें। 18वीं सदी विद्यार्थियों एक बुनियादी परिवर्तन का दौर था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ये जितनी भी कोशिशें चल रही है, इन कोशिशों का मकसद विद्यार्थियों एक ही है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर किसी न किसी प्रकार से काबिज हुआ जाए और हिंदुस्तान का जो व्यापार हिंदुस्तान के सूती वस्त्र के माध्यम से होता था, जिसका हिंदुस्तान किसी दौर में सबसे बड़ा निर्यातक था। हिंदुस्तान का व्यापार जो सोने चांदी का था, अफीम का था, शोरे का था, नील का था, इन चीज़ों के व्यापार पर अपना नियंत्रण कायम करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो 18वीं सदी एक प्रकार से संघर्ष का दौर था
यूरोपीय कंपनियों में से सबसे शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर नियंत्रण कायम करने की कोशिश। अब कंपनी सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद कंपनी इस स्थिति में आ गई या वो चाहने लगी कि हम राजनीतिक शक्ति हासिल करें, क्योंकि जब तक राजनीतिक नियंत्रण हासिल नहीं किया जाएगा तब तक हमें व्यापार के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा और उत्पादित वस्तुएं तैयार करने के लिए हमें उत्पादित वस्तुओं को खपाने के लिए बाजार नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम अपना व्यापार, जो कि हम चुंगी मुक्त व्यापार तो कर ही रहे, राजकीय व्यापार, साथ ही साथ हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का निजी व्यापार भी कर मुक्त हो। इसी मकसद से उन्होंने सत्ता पर नियंत्रण कायम करने के लिए पीछे रहकर छद्म नवाबों को आगे करके उन्होंने प्लासी के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण कायम किया और 1764 के बक्सर की जंग के माध्यम से उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए के बदले में देकर बंगाल के दीवानी अधिकार हासिल किए और 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी उन्होंने हासिल किए। तो इन सब चीज़ों के पीछे मकसद ये था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया जाए। हिंदुस्तान की वो अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर मुगल सम्राटों के समय में तेज़ी से पतन के गर्ज की तरफ जा रही थी, क्योंकि अब शक्तिशाली मुगल सम्राट नहीं रहे जो अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दे सके। किसानों के ऊपर कर का बोझ बहुत ज़्यादा था, व्यापार वाणिज्य की सुविधाएं लगभग खत्म हो चुकी थी और मराठों के लूट के कारण कई व्यापारिक केंद्र खत्म हो चुके थे। नादिर शाही और अहमद शाही हमलों ने दिल्ली जैसे व्यापारिक केंद्रों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र खत्म हो गए और अर्थव्यवस्था तेज़ी से पतन की गर्ज की तरफ जाने लगी। और ऐसी स्थिति में यूरोपीय कंपनियों ने और ज़्यादा संसाधन हासिल करने के लिए, आर्थिक नियंत्रण कायम करने के लिए राजनीतिक शक्ति को हासिल करने की कोशिश की। और प्लासी के बाद से विद्यार्थियों, हिंदुस्तान से लूट का एक ऐसा अध्याय प्रारंभ हुआ जो हिंदुस्तान के लिए बर्बादी का अध्याय था और इंग्लैंड के लिए प्रगति का अध्याय था। विद्यार्थियों, इसमें कतई संदेह नहीं है कि यदि प्लासी की जंग के बाद हिंदुस्तान का पैसा और विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मिला गया पैसा यदि इंग्लैंड नहीं जाता तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का होना नामुमकिन था। और जैसा कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री और इतिहासकार जॉन सुलिवान ने अपने विवरण में स्पष्ट लिखा है, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश आर्थिक तंत्र एक स्पंज की भांति काम करता था जो गंगा किनारे की उपजाऊ वस्तुओं को सोख कर इंग्लैंड के किनारे निचोड़ देता था। प्लासी के बाद हिंदुस्तान से, हालांकि धन निष्कासन की प्रक्रिया तो व्यापार के माध्यम से काफ़ी हद तक पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन प्लासी के बाद बड़े पैमाने पर धन निष्कासन की प्रक्रिया तेजी के साथ हो गई और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला यह धन निष्कासन का एक ऐसा कलंकित चैप्टर जिसके कई हिस्से थे। अंग्रेजों ने यहाँ से बैंकों के माध्यम से पैसा वसूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी, गवर्नर जनरल जो यहाँ पर रहते थे उनकी तनख्वाह, उनके वेतन भत्ते यहाँ से हिंदुस्तान के रेवेन्यू से चुकते थे। तो हिंदुस्तान जो किसी समय में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा निर्यातक था, वो अब सूती वस्त्र का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। हिंदुस्तान का बेहतरीन मलबल उद्योग, ढाका की मलबल जो बड़ी इतनी बारीक होती थी कि कई गज मलबल को एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के अंदर इकट्ठे करके रखा जा सकता था। खेती का विनाश हो गया यूरोपीय कंपनियों की गतिविधियों के कारण और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के कारण। कारीगरों को जबरन विवश किया गया, किसानों को जबरन विवश किया गया इस बात के लिए कि वे अंग्रेजों के लिए कपास उगाएं और ज़बरदस्ती उनको एक कम से कम राशि देकर उनसे इस टाइम पर साइन करवा दिए जाते थे। और यदि किसान ऐसा करने से मना करता था तो उसे कोड़े लगवाए जाते थे। और इसके साथ साथ कारीगरों को, हिंदुस्तान के कारीगरों को माल नहीं मिल सके, इस प्लानिंग के तहत भी सीधा का सीधा माल किसानों से उनके खेत में उठाकर सीधा का सीधा इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कंपनी अब राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली थी। उसको कहने वाला कौन था? मीर जाफर, जो कंपनी का बिल्कुल पिट्ठू था, मीर कासिम, जो भी कंपनी के पूरी तरीके से नियंत्रण में था। और 1765 के बाद विद्यार्थियों, बंगाल एक बड़े पैमाने पर असीमित लूट का केंद्र बन गया। 1770 का भयानक बंगाल का अकाल विद्यार्थियों प्राकृतिक कम था, बल्कि कंपनी की गलत नीतियों का नतीजा था, जिसने कि अकाल के दौरान हुए कुप्रबंधन के कारण अकाल की भयानकता को और ज़्यादा बढ़ा दिया।
और अल्टीमेटली इसका प्रभाव खेती पर इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ना स्वाभाविक था। और भारत जो किसी दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब तेजी से पतन के गर्त की तरफ जाने लगा और इतना ज़्यादा धन भारत से इंग्लैंड की तरफ गया कि कई इतिहासकारों, दादा भाई नौरोजी, रजनी पामदत्त जैसे इतिहासकारों ने इसका मूल्यांकन किया और करते हुए कहा कि उस राशि का आकलन भी करना काफ़ी बहुत बड़ा काम था। तो विद्यार्थियों, जब मैं आपसे धन के निष्कासन के बारे में बात करूंगा, एक अलग से मेरी कक्षा होगी ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि हिंदुस्तान से किस प्रकार से पैसा बाहर गया और हिंदुस्तान से धन निष्कासन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह इन्हीं व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों के कारण हुई। 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी के अंदर जो व्यापार के माध्यम से लूट की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करके व्यापार संचालित करने के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके माध्यम से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर कुप्रभाव पड़ा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में, ब्रिटिश हितों की पूर्ति का जरिया बनने में अपने यहाँ के लोगों का भी योगदान रहा। बंगाल के अमीर सेठों ने, जगत सेठ जैसे लोगों ने, अभिचंद जैसे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर लूट की उस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और बंगाल के सामंत, नवाब, देश के राजा महाराजा, सामंत सभी भोग विलास में डूब गए। तो अल्टीमेटली किसानों की और व्यापारियों की, मध्यम वर्ग के व्यापारियों की सुध कौन ले? तो ये सारा का सारा भार अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था के ऊपर और ज़मीन पर पड़ना था और इसके साथ ही आर्थिक पतन की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई। तो आगे की क्लास में जब भी धन निष्कासन का अध्याय आएगा तो मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो मैंने आपको विद्यार्थियों अभी मोटे तौर पर उस दौर की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश की और यह बताया कि किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य की स्थिति थी और अर्थव्यवस्था के अंदर इन 300 सालों के अंदर कंपनियों के माध्यम से किस प्रकार से बुनियादी परिवर्तन हुआ। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप इन तथ्यों को काफ़ी गहराई के साथ पढ़ें और समझिए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि विद्यार्थियों, यह ज्ञान के एक पक्षीय आदान प्रदान की, एक पक्षीय संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं है। ये प्लेटफॉर्म, यह मंच ज्ञान के बहुआयामी पक्षों के संप्रेषण के लिए, आदान प्रदान के लिए, और ऐसा होने पर ही हम बेहतरीन तथ्यों के विश्लेषण तक पहुंच पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।